नमस्कार, मैं हूं गिरीश कुमार साहू और द पढ़न्तु टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे सुनने वाले और मेरे सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, द पढ़न्तु टीम से जुड़े हुए सभी जितने भी विद्यार्थी हैं और इस चैनल को देखने वाले, यहाँ से अनुभव लेने वाले, उन सभी के लिए एक सुअवसर आज है। और पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि मैं आज उस व्यक्ति के साथ बैठा हूँ साक्षात्कार लेने के लिए, जो व्यक्तिगत तौर पे यदि कहा जाए तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2019 में उनका चयन हुआ है और प्रथम चयन सूची के आधार पर महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में उस पद पर वो अपने आप को सुशोभित करेंगे। तो आज उनका साक्षात्कार लेने का जो उद्देश्य है हमारा, वो यही है कि उनके ज़रिए उनके संघर्ष की कहानी हम जान पाएँ और इस सफलता के पीछे क्या कितनी तैयारी उन्होंने की, किस तरह से शुरुआत हुई, ये सारी जानकारी उनके साथ साझा करेंगे ताकि आने वाले समय में उनसे इंस्पायर होकर के आप सभी विद्यार्थी अपने प्रयासों को अपनी सफलता की ओर लेकर के जाएं। परिचय करवाते हैं श्री नमन देशमुख जी का। और सबसे पहले तो साक्षात्कार की शुरुआत है, तो मैं सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा में चयनित होने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको नमन जी। और जितने भी विद्यार्थी आपको सुनना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने संघर्ष की कहानी उन्हें बताएं और किस तरीके से ये सफलता आपने अर्जित की है और क्या आप यहीं तक रुकेंगे या फिर आपका प्रयास जारी रहेगा। क्या आपकी और कुछ उम्मीदें हैं स्वयं से और अपने माता पिता के स्वप्न को आगे बढ़ाने में, ये सारी चर्चाएं मैं आपसे करना चाहूँगा। तो नमन जी, मुझे आप शुरुआत से बताएं कि सबसे पहला मेरा प्रश्न, जो शायद सभी यही जानना चाहेंगे, कि चयनित होने के बाद का एहसास कैसा होता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि गिरीश सर नहीं बोलूँगा, मैं भैया हैं मेरे, क्योंकि बचपन से हम लोग साथ में खेले हैं। मेरे बड़े भैया हैं और तो मैं भैया करके ही आपको संबोधित करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मार्गदर्शन से और गिरीश भैया के मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और डेफिनेटली खुशी तो बहुत है जी। मेरे साथ साथ सब खुश हैं, घर वाले खुश हैं, आसपास सब खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। थोड़ा सा बोलूँगा कि उम्मीद से थोड़ा कम हुआ है। लेकिन मैं अपने अगले अटेम्प्ट में बिल्कुल ट्राई करूँगा कि मैं जो मेरी उम्मीदें थी वहाँ पे मैं खरा उतरूँ और बिल्कुल डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के पद को मैं पाना चाहता हूँ। तो मेरा जो लक्ष्य है वो तो वहीं पर है और मैं बिल्कुल आगे आने वाले अपने अटेम्प्ट्स में बिल्कुल ट्राई करूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि पीएससी 2020 का भी जो मुख्य परीक्षा है उन्होंने दिया हुआ है, तो इसमें भी चयन होने के पश्चात फिर इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। तो ऐसी हम उनको शुभकामनाएं दे देते हैं पहले से ही। और जाहिर सी बात है कि एक सफलता जो मिली है वो सफलता यहीं पर रुकने वाली नहीं है। उनका जो लक्ष्य है और भी ऊँचा है और वो आगे बढ़ना ही चाहते हैं। ओके, तो ये जो नमन जी आपने सफलता अर्जित की, तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो ज़रूर होती है और उसी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कैसे आपके मन में आया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तैयारी करनी है। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप जो हैं तकनीकी विशेष रूप से आपका जो प्रोफेशनली जो फील्ड है, क्वालिफिकेशन, वो इंजीनियरिंग का है। आपने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी। तो फिर कैसे एक टेक्निकल फील्ड से आप इस तरह प्रशासनिक सेवा की तरफ जुड़ना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि आज भारत में लगभग हर दूसरा बच्चा इंजीनियर है जी बिल्कुल। तो मैं भी इंजीनियर हूँ और उस समय मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी मेंस दिया है और आईओसीएल और बीपीसीएल में मैंने इंटरव्यू भी दिया है, बट कुछ उस समय मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। उसके पश्चात मैंने सोचा कि मैं छत्तीसगढ़ जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं सीजीपीएससी के, उसके थ्रू एक असिस्टेंट इंजीनियर बनकर अपने राज्य में सेवा करूंगा जी। और जब मैंने सिलेबस देखा तो मैंने देखा कि इसमें एक 50% पोर्शन जनरल स्टडीज़ का है। तो जनरल स्टडीज़ मैंने पढ़ना चालू किया और जनरल स्टडीज़ जब मैंने पढ़ना चालू किया
तो मुझे इंटरेस्ट आ गया ठीक है। कि हाँ भाई, पॉलिटी, हिस्ट्री, और जब ये सब मैंने पढ़ा, राज व्यवस्था पढ़ा मैंने, तो मुझे इंटरेस्ट आ गया कि इस फील्ड में और कुछ किया जा सकता है। और 2018 से मैंने चालू किया, और 2018 में ही फर्स्ट टाइम में मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया था CGPSC का, और मैंने मेंस दिया था, बट मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया था। और अब की बार मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और हालांकि जैसे मैंने कहा इच्छानुरूप तो नहीं मिल पाया, बट मैं कुछ एक पद पाने में कामयाब हुआ। और जो ट्रांसफॉर्मेशन था एक इंजीनियर से प्रशासनिक अधिकारी की ओर, वो यही था कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और उस बीच में मुझे लगा कि मैं शायद इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। मैंने डाइवर्सिटी देखा कि हाँ, कि मैं सिर्फ इंजीनियर रह के नहीं रह जाऊंगा, बल्कि मुझे और भी बहुत तरीके के काम करने मिलेंगे। डाइवर्सिटी देखा फील्ड का, फील्ड ऑफ स्कोप ऑफ फील्ड देखा मैंने कि बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेंगी। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि अब मैं प्रशासनिक सेवा की ही तैयारी करूँगा। ओके। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपने अभी सुना, एक ही चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि जो सफलता आज मिली है उसके पीछे एक असफलता भी है। शुरुआत में असफल होना या चयन नहीं होने पाने से जो विद्यार्थी हैं वो, उनको लगता है कि या तो हमें अपना फील्ड चेंज कर देना चाहिए, या फिर वो जो है तैयारी छोड़ देते हैं। तो उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि सफलता जो है उसके पीछे, उसके पहले आपको असफलता मिलती है तो वो सफलता की तरफ ही एक पहला कदम है। और आपको अपने प्रयासों को वहाँ रोकना नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना है। सबसे शुरुआती दौर पे, क्योंकि हमको एकदम से जब आपका नया फील्ड चेंज करना है आपको, तो और बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कैसे और कहाँ से शुरुआत करें। तो किस तरह से प्लानिंग आपने की, और फिर आपने अपनी तैयारी के लिए क्या माध्यम अपनाया, इसके बारे में थोड़ी सी आप मुझे बताएं। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि 2 फेज़ में एग्जामिनेशन होता है, प्री हो गया और एक मेंस हो गया। तो मेंस के लिए और प्री के लिए थोड़ा सा अलग अलग प्लान था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। प्री में मैंने छत्तीसगढ़ और इंडिया 2 पार्ट में, और उसमें भी फिर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स पे अच्छे से फोकस किया था। जो भी घटनाएं आ रही हैं न्यूज़पेपर में, या मैं एक्चुअली ऐप्स का प्रयोग करता हूँ फ़ोन में, तो वहाँ से जो भी हेडलाइंस दिखता है उसको मैं नोट कर लेता था, और फिर लास्ट में एक बार कंसोलिडेट करके करंट अफेयर को मैं प्रिपेयर कर लेता था, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लेता था, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे इंडिया हो। क्योंकि छत्तीसगढ़ 50% आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा मेरिट लिस्ट सिर्फ GS के पेपर से ही बनता है। तो फिर उसको मैंने अच्छे से छत्तीसगढ़ और इंडिया को बांट के प्रिपेयर किया। फिर मेंस के लिए मैंने राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दिया था। टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया था ताकि मैं अपना खुद का आकलन कर सकूं, जहां पर कमी लग रही है उसको मैं सुधार सकूं। और उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जैसे पब एड हो गया, या फिलॉसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पेपर 7 हो गया। तो इसका मैंने खुद से नोट्स बनाया था सब चीज़ों का, और खुद के नोट्स से ही मैं पढ़ता था। जैसे मैंने जो भी बुक रिफ़र की है वो बुक से मैंने नोट्स बना के फिर खुद से पढ़ाई की थी। उसके लिए मैंने कोई और अलग अलग बहुत सारी किताबें नहीं रिफ़र की थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक चीज़ हम पढ़ें और उसको अच्छे से पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। इस बार मुझे ऐसे में थोड़ा मार्क्स कम मिला है, तो मैं ऐसे को अच्छे से फिर से प्रिपेयर करूँगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मैंने नोट्स बनाकर ही प्रिपेयर किया है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटी हो। सबको नोट्स बना के मैंने बुक से, स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बना के, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, और ज्योग्राफी के लिए हमारा NCERTs और पेरियार की बुक आती है। 2-3 छोटा सोर्स रख के ही मैंने प्रिपरेशन किया, और उस पे ही निरंतर रिवीजन। जैसे कि हम जानते हैं रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं सबको वही एडवाइस दूंगा कि हमको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने रिवीजन पे फोकस किया, लास्ट के 1 महीने में अच्छे से रिवाइज़ किया चीज़ों को, ताकि जब हम आंसर लिखें तो हमको याद रहे कि हम क्या लिख रहे हैं। क्योंकि समय काफ़ी कम होता है, 3 घंटे में आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना है, और वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे 2 मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स हो गए। तो हमको ध्यान देना होता है कि हम टाइम लिमिट एक्सीड ना कर जाएं, ताकि हमारा पेपर छूटे ना, क्योंकि मार्क्स पेपर पूरा लिखने पे ही मिल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पेपर पूरा अटेम्प्ट करें, उसके लिए हमारा रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने शॉर्ट नोट्स और अपने नोट्स बनाकर उनके थ्रू ही रिवीजन किया है, और उससे ही मैंने मेंस में जो भी मेरा परफॉर्मेंस रहा है वो उसी के बलबूते अपने ही सेल्फ स्टडी से ही हुआ है मेरा। जी। ओके।
मुख्य परीक्षा में कुल कितने प्राप्तांक हैं, एक बार आप बता दीजिए। जी, मुझे मुख्य परीक्षा में 813.5 मार्क्स मिले हैं जी, और साक्षात्कार इंटरव्यू में मुझे 80 मार्क्स मिले हैं। 80 मार्क्स मिले हैं। जी। ठीक ठीक। यदि आप चयन सूची देखेंगे तो जो मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक हैं 813 अंक, ये प्राप्तांकों की यदि हम तुलना करते हैं तो 4th रैंक के हिसाब से मुख्य परीक्षा में जो प्राप्तांक इनको मिला है वो 4th रैंक के बराबर मिला हुआ है। साक्षात्कार जो है यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाता है। जब हम परीक्षा पद्धति की बात करते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के, तो इसमें चूंकि जो इंटरव्यू है साक्षात्कार वो 150 अंकों का होता है, इसमें इनको प्राप्त हुए हैं 80 प्राप्तांक इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यदि देखा जाए तो मुख्य परीक्षा के लिखित परीक्षा के हिसाब से 4th रैंक के बराबर इनका जो पद है या बोलना चाहिए रैंक है वो वहाँ तक आता है। परंतु इंटरव्यू में यदि इनको 80 से कुछ और ऊपर मिले होते तो हो सकता है कि इनका जो नाम है, चयन सूची जो है वो कुछ और होती और टॉप 10 में आप इनका जो नाम है वो आप पाते। बहरहाल एक और लेवल है, परीक्षा 2020 इन्होंने दी हुई है और उसमें पूरी उम्मीद है कि और अच्छा करेंगे। तो जो अब तैयारी की हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से तैयारी आपने की हुई है, कैसी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा पक्ष होता है विद्यार्थियों, क्योंकि सफलता के पीछे जो संघर्ष की कहानी होती है उस संघर्ष को केवल वही जान सकता है जिसने अपने आप को सौंप दिया उस संघर्ष में, उस तकलीफ में। तो क्या त्याग करना पड़ा और किस तरीके से फिर आज वो खुशी के रूप में तब्दील हुई, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। भैया मैं बताना चाहूँगा कि ये हम PSC 2019 की बात कर रहे हैं जी। अगर कोरोना की कठिनाइयाँ और विभिन्न कोर्ट केसेस इस परीक्षा पे नहीं होते तो इस रिज़ल्ट को हम पिछले साल देख रहे होते जी। तो सबसे बड़ा चीज़ है टेम्परामेंट। जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं कि बल्लेबाज को टेस्ट मैच खेलना है तो टेम्परामेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो टेम्परामेंट और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही परसिवियरेंस कि आपकी इच्छा कि आपको वो करते रहना है, छोड़ना नहीं। तो सबको याद होगा कि अक्टूबर 2020 में ये परीक्षा होने वाली थी और अक्टूबर 2020 में परीक्षा के 3 दिन पहले ये परीक्षा पोस्टपोन हुई थी जी। मैं मेंटली रूप से पूरा प्रिपेयर्ड था कि मुझे वो परीक्षा देनी है और उसके करीबन 6 महीने बाद परीक्षा हुई है जी। उसके पहले मैंने प्री का भी एग्जामिनेशन दिया और मेंस एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले उस प्री का रिजल्ट आया था जी। तो एक जो मेंटल प्रेशर होता है ना वो पीक पे था जी। कि कल मेरा पेपर है और 1 दिन पहले मुझे एक रिजल्ट देखना पड़ रहा है। तो इस बीच में टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस परीक्षा में तैयारी आपकी मेंटल लेवल से ही होती है कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं, क्योंकि हम क्रिकेट हो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स भी हो, वहाँ जो खिलाड़ी प्रेशर झेल पाता है वही आगे बढ़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। हमको वहाँ पे टूटना नहीं है, हमको वहाँ पे निराश नहीं होना है। हमारी तैयारी अच्छी है और पेपर टल भी जाए तो हमको तैयार रहना है कि 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या 15 दिनों बाद भी अगर एग्ज़ाम हो तो हम प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी 1 दिन में नहीं हो सकती है, ना ही प्रारंभिक परीक्षा की। हमको कम से कम प्रारंभिक परीक्षा मैं बोलूँगा जैसे मैंने 3 महीने पढ़ के ही प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक कर लिया था, लेकिन ये कुछ स्मार्ट स्टडी और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको मैनेज करना होता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम पढ़ें। और सबसे पहला मैं बोलना चाहूँगा कि पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस पक्ष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम उस पक्ष को स्ट्रॉन्ग करें रादर देन ऐसे पक्ष को हम पढ़ें जो कि एक आध ही क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए हम बहुत टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि वो सही भी हो या नहीं भी हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे पक्ष जो कि रेगुलर पूछे जा रहे हैं उसकी तैयारी ज़रूरी है और मुख्य परीक्षा में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या छोड़ना है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का सिलेबस अथाह है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो हमको जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर फोकस करके आगे की तैयारी करनी चाहिए। और बेसिक है टेम्परामेंट और पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा में, क्योंकि कठिनाइयाँ तो आएंगी, हर एक स्टेज कठिन लगता है। अगर आप प्री निकाल लेंगे तो मेंस कठिन लगेगा, मेंस निकाल लेंगे तो इंटरव्यू कठिन लगेगा, और इंटरव्यू जब आप दे के आएंगे और जब फाइनल लिस्ट आता है उस टाइम देखने के लिए सच बताऊँ तो
दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि आप PDF सर्च करेंगे तो टाइप नहीं होता है ना। जी। तो कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, लेकिन हमको डटे रहना है, और डटे रहेंगे तो ये परीक्षा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जी। तो आपने सुना कि किस तरीके की संघर्ष और कठिनाई सामने आती है, लेकिन उन सभी को झेलते हुए हमको आगे ही बढ़ना है, और तभी जो है आप सफलता के दरवाजे पे आप पहुंच पाएंगे। लगन, मेहनत, ये सब कुछ तो है ही, लेकिन सबसे जो मेन बात उन्होंने कही कि हमें स्मार्ट स्टडी करना है। ओके, यानी कि ये नहीं है कि आप 7 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे लगातार पढ़ें। जी नहीं, आप जितना समय आप दे रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ दीजिए, और इसमें आप स्मार्ट स्टडी करें। जी, इसमें मैं एक चीज़ और कहना जी, चाहूँगा जी। कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं 6 या 7 घंटे डेली पढ़ता था। कभी मैं 1 घंटे पढ़ता था, ओके। कभी मैं 10 घंटे पढ़ता था, और कभी मैं पढ़ता ही नहीं था, ब्रेक ले लेता था। तो हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है और अपनी प्लानिंग होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को कॉपी करें कि अगर कोई 6 घंटा पढ़ रहा है तो 6 घंटा पढ़े, अगर मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूँ तो आप भी 2 घंटा पढ़े। सबकी एक अलग अलग प्लानिंग होती है, एक अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो सब अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करें कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, और उस हिसाब से ही आगे बढ़ें। और स्मार्ट स्टडी मैं बार बार बोलूँगा कि बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम टारगेट से भटक सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि इनका अनुभव कहता है, ये है कि आप जितना समय भी पढ़ें और जैसा भी पढ़ें, वो ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से आप पढ़िए। जिसको हम स्मार्ट स्टडी हम कह रहे हैं, नमन देशमुख जी कह रहे हैं, आप उसी तरीके से अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए। ओके। कभी ऐसा होता है कि आप एक किताब से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको लगता है कि नहीं, तैयारी अभी इस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या अगले साल करना है, तो किसी और किताब से पढ़ें, इस तरीके से। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बार बार उन्हीं चीज़ों को इन्होंने क्या किया, रिवाइज किया। तो शुरुआत में ही आप प्रामाणिक जो किताबें होती है, ऑथेंटिक जो सोर्स होता है, वहाँ से आप जानकारी इकट्ठा करें, वहाँ से आप पढ़ें, विषय की तैयारी करें, संबंधित विषयों की, और फिर उसी में आप लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। यदि प्रीलिम्स है तो ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना बहुत फ़ायदेमंद रहा इनके लिए। तो ये बातें आप ध्यान में रखें। मुख्य परीक्षा के लिए जितना आप लिख सकते हैं, लिख करके आप तैयारी करें, और उसके बाद फिर साक्षात्कार जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कुछ देर पहले। तो एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि कई सारी दुविधाएं ऐसी होती है विद्यार्थियों के मन में कि घर पे रह करके पढ़ाई नहीं होती है, या फिर बाहर चले जाएं पढ़ाई करने के लिए। तो क्या ऐसा आपके साथ कुछ हुआ, और क्या आपने क्या किया? मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग भी बाहर से की है। जी। तो एक माहौल बन गया था कि मैं बाहर ही रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि घर में पढ़ाई नहीं होती है, घर में भी पढ़ाई हो सकती है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, फिर पढ़ाई हो सकती है। लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर रह के पढ़ना इसलिए प्रेफर करता हूँ कि फिर आसपास के जो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे हम बच जाते हैं। जी। तो मैंने कुछ टाइम में बिलासपुर में रहा, बिलासपुर में रह के पढ़ा। हालांकि बिलासपुर में रह के पढ़ने का मेन एम ये नहीं था कि मैं कोचिंग करूँ। मैंने मेंस के लिए कोई कोचिंग नहीं की है, मैंने खुद से ही पढ़ा है। और चूंकि वहाँ पे एक एकांत होता था और कंपटीशन का भी एहसास होता था, तो मैंने वहाँ पे रहना प्रेफर किया, घर से थोड़ा दूर, ताकि डिस्टर्बेंसेस से मैं दूर रहूँ और एकाग्रता बनती है। अगर आप कहीं पर बैठ के पढ़ रहे हैं, उस जगह का आपको अभ्यास है। ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी भी किसी एक जगह पर रहती है। तो हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को चाहे घर में हो, चाहे कोई भी अपने वर्क प्लेस पे, हम उसको बनाएं और उसको कंटिन्यू रखें, तो डेफिनेटली किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है, किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हमने आज साक्षात्कार देखा जी नमन देशमुख जी के साथ, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें ये उम्मीद है कि इनके व्यक्तिगत अनुभव से आप कुछ सीख लेंगे। और हर एक व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, आप स्वयं क्या अच्छा कर सकते हैं, और इनके अनुभव से और भी जितने चयन सूची में जिनका नाम आया है, जिन्होंने अपने आप को इसमें जिनका चयन हुआ है, उन सभी से आप कहीं ना कहीं अच्छी बातों को, उनके अनुभव को आप हासिल करें, और उनसे आप अपनी सफलता कैसे पा सकते हैं उस
प्रयास को आप आगे बढ़ाइए। और इसी उम्मीद के साथ मैं और मेरी टीम द पढ़ंतु की टीम आप सभी से विदा लेती है, और भी कई अनुभव हम आपसे साझा करेंगे हमारे द पढ़ंतु क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से और द पढ़ंतु ऐप के माध्यम से। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नमन देशमुख Thank जी। you, और भैया। आगे भी ऐसे अनुभव आपसे मिलती रहेगी, ऐसे मैं बिल्कुल आपसे उम्मीद बिल्कुल। रखता हूँ। और एक चीज़ और कहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो अगर फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने उस चीज़ को झेला है कि एग्ज़ाम देने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो मैंने उस चीज़ को झेला है। लेकिन उस चीज़ से आगे बढ़ना है, सीखना है, हमारी कमियों को देखना है और उसको सुधारना है और डटे रहना है। यहाँ पर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जी, डटे रहना है। और इसी बात के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।